प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी जो एक कठिन चैप्टर माना जाता है और आपके 4 नंबर के 2 प्रश्न आना है और इसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और उस वीडियो में मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताए थे। लगभग 5 क्वेश्चन करीब और हैं। ये 10 क्वेश्चन करने से आपको लगभग 1 क्वेश्चन तय है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आता है। तो आज के वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो तीनों बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक में भी हैं और आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा। जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा उसको फिर से देख ले। मैंने प्रारंभिक वीडियो बनाया था जो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती, वहाँ से स्टार्ट किया था। जो उसकी टर्मिनोलॉजी थी वो भी बताई थी। उसके बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था पी ए अपॉन बी इस टाइप की यानी कंडीशन जो होती है वो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको ए की प्रायिकता घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना होती है जबकि बी ऑलरेडी हो चुकी है या उसकी प्रायिकता आपको पहले से ज्ञात है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को पहले आप पहचानना सीखें कि इसमें हम कैसे पहचानेंगे। तो जनरली आपको एक कंडीशन इसमें मिलेगी, उसको हमेशा आपको बी मानना है या ई और एफ मानते हैं तो एफ मानना है। ठीक है, तो 1-2 कंडीशंस जो रहेगी उसी में आपको सबसे ज़रूरी बात ये रहती है कि आखिर हम ई किसको डिफ़ाइन करें और एफ किसको डिफ़ाइन करें। तो ये मैं फिर एक बार आपको इस वीडियो में विशेष रूप से समझूंगा कि क्वेश्चन में ई और एफ को कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखिए, ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार टॉस किया गया है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन द थर्ड टॉस। और वो चाहता है कि जो थर्ड टॉस रहता है उस पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। इफ हेड हैज़ अपेयर्ड एज द फर्स्ट 2 टॉसेस, जबकि 2 शुरू के जो टॉस किए गए उसमें हेड ऑलरेडी अपेयर हो चुका है। मतलब आपको ये कहना है कि एक कॉइन को क्या 3 बार फेंका गया है या 3 बार उछाला गया है। देखिए, 3 सिक्कों को 1 बार उछालो तब भी 8 स्थितियाँ बनती है और अगर एक ही कॉइन को आप 3 बार टॉस करोगे तब भी आपकी 8 स्थितियाँ बनेगी। क्या क्या बन सकती है, देखिए आप। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला काम आपको सैंपल स्पेस को डिसाइड करना रहता है। सैंपल स्पेस मीन्स प्रतिदर्श समष्टि। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे आप। इसमें एज बना लेते हैं, ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार टॉस किया गया है। तो वो पोजीशन हो सकती है HHH, TTT। उसके बाद में इसको याद रखने का तरीका बताया था, मैंने आपको कहा था ये यहाँ से आप टी रन कर सकते हैं। जैसे टी रन किया फिर HH, उसके बाद इस टी को आगे रन कर दें तो HTH, और आगे रन करेंगे HHT। इसके बाद में जो TTT की कंडीशन है इसमें H रन कर देंगे तो देखिए H आ जाएगा, फिर TT, फिर इस H को आगे रन करेंगे THT और उसके बाद में फिर H आगे रन करेंगे तो आ जाएगा TTH। इस प्रकार से 8 पोजीशन बन जाएगी। मीन्स जो NS का वैल्यू है वो पूरे क्वेश्चन के दौरान 8 बना रहेगा। जब भी आपको कोई भी कॉइन 3 टाइम्स अगर टॉस करता है या 3 कॉइन्स टॉस्ड 1 टाइम तब भी आपको हमेशा NS का जो वैल्यू रहेगा वो 8 ही रहता है। अब सबसे ज़रूरी बात जिस पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो इसमें आपको अच्छे से समझना है। इसमें आपको ये देखना है कि ऑलरेडी हैपन कौन सी हो चुकी है, यानी ऑलरेडी हैपेंड ऐसा लिखा रहेगा या अपेयरिंग ऑलरेडी या पूर्व पहले से ही हो चुकी है या पहले से ज्ञात है। इस टाइप के शब्दों को इसमें देखना है। तो देखिए आप, इफ हेड हैज़ अपेयर्ड एज द फर्स्ट 2 टॉसेस। जनरली इफ शब्द अगर आ जाता है यदि बात के दोनों पासों पर हेड हैज़ अपेयर्ड एज द फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी जो शुरू के 2 टॉस किए गए उसमें हेड पहले से दिख रहा है, तो ये हमेशा जो कंडीशन पहले से ज्ञात है उसको हमेशा आपको किस में लेना है, एफ में लेना है। तो एफ पहले डिसाइड करेंगे आप और ई में आपको वो डिसाइड करना है उस इवेंट को लेना है ई जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन द थर्ड टॉस। इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि थर्ड टॉस पर क्या आ जाना चाहिए, एच आ जाना चाहिए। तो देखिए कैसे हम बताएंगे इसको। ई लेते हैं हम, ई में हम लेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं आप द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड
ऑन द थर्ड टास्क, ऑन द थर्ड टास्क। ठीक है, और एफ में क्या लेंगे, इफ हेड हैज, जबकि जो शीर्ष है या हेड है, हेड हैज appeared as the first two tosses। ठीक है, यानी आपको ई में वो लेना है जिसमें दो, थर्ड वाले पर क्या आना चाहिए, टॉस आ चुका है, और आ चुका है वाली बात आप एप में लेंगे तो हेड हैज़ अपेयर्ड एज द फर्स्ट टू टॉसेस, मतलब जो दो स्टार्टिंग के टॉस किए उसमें हेड आ चुका है, और आपको प्रोबेबिलिटी बताना जबकि थर्ड टॉस पर क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। पहले ई और एप को हम डिफाइन कर लेते हैं। ई में क्या क्या आएगा देखिए आप, एक बात और बताना चाहूँगा, ई और एफ जो भी रहेंगे वो सब इसी में से आपको लेना है, कोई मतलब जो भी ई और एफ के डिसाइड होंगे वैल्यूज़ वो सब इसी में से आएंगे। तो आप ये देखिए कि द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड ऑन द थर्ड टास्क, थर्ड टास्क पर हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और थर्ड टास्क पर एच ये भी हो सकता है। मीन्स आपका एच एच एच, उसके बाद टी एच एच, उसके बाद एच टी एच, और साथ में टी टी एच। ये चार पोजीशंस ऐसी हो जाएंगी जिसमें आप देख रहे हैं कि चारों पोजीशन में हेड जो है वो थर्ड नंबर पर रहें। ठीक है, अब एफ का डिसाइड कर लेते हैं। एफ में क्या क्या आएगा, एफ में लिखा है हेड हैज़ अपेयर्ड एज द फर्स्ट टू टास्क। स्टार्टिंग के जो दो टास्क किए उसमें हेड दिखना चाहिए, तो स्टार्टिंग में ये दो दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर तीन दिख रहे हैं, आप तीसरा नहीं देखें, आपकी कंडीशन पे ध्यान देना है कि स्टार्टिंग पे दो पर हेड होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पे दो पर हेड है, इसलिए आप एच 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 लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी आ सकता है एच एच टी, और बस इतना ही आएगा, मीन्स एप में ही आ गया। उसके बाद में हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ निकाल लेना चाहिए तुरंत। सर्वनिष्ठ मीन्स दोनों में ऐसी कौन सी इवेंट कॉमन है, देखिए आप, ये दोनों में कॉमन है, एच एच टी इसमें नहीं है, इसलिए केवल एच एच एच। ठीक है, अब आपका जो आंसर आता है वो होता है हमेशा ई बाई एफ, इसलिए हमने ई और एफ को पहले से ऐसा डिसाइड किया था कि आपका ई बाई एफ जैसे आंसर निकालेंगे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको पता है इसका फार्मूला था, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा ऊपर आती है और नीचे प्रोबेबिलिटी हमेशा एफ की आती है। ठीक है, और अगर बात करें तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में भी आपको मैंने बताया था कि ई और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, अपान में हमेशा एन एस आता है, नीचे एफ में कितने एलिमेंट्स हैं और हमेशा नीचे एन एस आता है। अब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट्स है, एक ही है केवल 1/8। और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, एफ में हम देख रहे हैं 2 हैं, 2/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और आप कैंसिल हो जाए 1/2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आराम से आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा पहले आप जल्दी नहीं करें, ई और एफ को डिसाइड जरूर कर लें अच्छे से, उसके बाद में आपको बिल्कुल क्वेश्चन आराम से वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ए डाई थ्रो ट्वाइस, तो सबसे पहले इसी बात पे जोर देंगे, ए डाई थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक पासे को 2 बार उछाला गया है। वहीं से आप ऐसे स्टार्ट कर दें कि एक पासे को उछालने में, और आप जानते हैं कि 6 घटनाएं होती है, इसलिए 2 को जब उछालेंगे, आपको पता है बनाने सिखाया था मैंने आपको, 1 1 1 2 1 3 अप टू कहाँ तक 1 6। ऐसे आप 2 के साथ 1 लेंगे, 2 2 3 2, 2 के साथ में 3, फिर 2 के साथ ऐसे 2 से 6 तक, ऐसे आप 3 1 लेंगे, फिर 4 1 लेंगे, 5 1 लेंगे और 6 1 लेंगे। और इस प्रकार से ये आपकी सभी रो में 6 घटनाएं होने से 36 घटनाएं होती हैं। यद्यपि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो NS तो हो गया आपका 36। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी नो दैट इफ वी टॉस ए डाई ट्वाइस देन वी गेट
NS इक्वल्स टू 36। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होती है, 36 होती है, और इसलिए NS का वैल्यू हो गया 36। अब फिर से हम E और F की बात करेंगे। देखिए E और F का अगर डिसाइड सही हो गया तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। E की बात करें कि E को कौन सी इवेंट ले, तो इसने कहा द सम ऑफ द नंबर्स अपियर्ड इज टू बी 6। अपियर हो रहा है, दिख रहा है, पहले से आपको डिसाइड किया जा चुका है, ऑलरेडी हैपेंड हो गया है, यानी कि पहले से डिसाइड हो गया है कि ये हैपनिंग हो गया, यानी आपको उसका जो सम है वो 6 दिख रहा है। तो मैंने आपको कहा था जो पहले से डिसाइड हो चुका है, पहले से जो घटना घटित हो चुकी है, उसको हमेशा आप एप के अंतर्गत लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका ओके हो जाएगा। तो एप को हमेशा क्या लेंगे आप, द सम ऑफ द नंबर्स अपियर्ड इज टू बी 6। द सम ऑफ द नंबर्स इज 6। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रायिकता बताना है, प्रतिबंधी, जबकि द नंबर 4 हैज अपियर्स 8 लीस्ट वंस। नंबर 4 अपियरिंग 8 लीस्ट वंस, मतलब जो 4 हैं, अंक 4 हैं, वो कम से कम एक बार आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का थीम हुआ। अब ई को डिसाइड करते हैं, ई में क्या आएगा। एक और बात जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ई और एफ को देखते समय जब ई की बात करें तब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि एफ में क्या हो रहा है, या एफ को डिसाइड करते तब ई के बारे में नहीं सोचना है। जब दोनों हो जाती है तब इन दोनों का कॉमन देखना है। ठीक है, जैसे नंबर 4 अपियरिंग एट लिस्ट वंस, 4 जो है वो कम से कम एक बार दिखना चाहिए। तो देखें इसमें अगर देखेंगे हम तो इसमें आएगा 1 4, ये देखिए 1 4 आएगा, या इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए आप 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, सभी में कम से कम 4 एक बार दिख रहा है, और 2 बार अगर दिख रहा है तो भी अलाउ है, क्योंकि 8 लिस्ट वंस का मतलब कम से कम एक बार दिखना चाहिए, मतलब ज़्यादा अलाउ है। इसके बाद में और क्या पोजीशन हो सकती है, 4 1 की बजाय 1 4 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 4 4 ऑलरेडी हो चुका है, 5 4 हो सकता है, और 6 4 हो सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई पोजीशन नहीं जिसमें 4 आता है। ठीक है, यानी 11 पोजीशन इसमें आ गई। इसके बाद में एफ की बात करें, द सम ऑफ द नंबर्स इज 6, तो 1 के साथ में क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 के साथ में 4, 3 के साथ में 3, 4 के साथ में 2, 5 के साथ में 1, और 6 के साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए सभी का जो सम है वो कितना हो रहा है, ये आपका सभी का सम मिल करके और 6 हो रहा है। इसको हमेशा स्टार्ट आप 1 से ही करें, कभी गलत नहीं होगा। मैंने आपको कहा था जब ई आ जाए, एफ आ जाए, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया करें आप। इंटरसेक्शन में क्या क्या हो रहा है, ऐसी कितनी पोजीशन है जिसमें 4 दिख रहा है, तो एक तो 2 4, निश्चित रूप से इसमें 2 4 होगा, तो 2 4 और 4 2 भी होगा, 4 2, ये 2 पोजीशन ऐसी है जो कॉमन बता रही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनता है कि हमें E बाई एफ निकालना है। आपको पता है E बाई एफ अगर निकालें तो E अपॉन एफ का जो फार्मूला है वो आ जाएगा इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बटे में एफ की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मीन्स इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, 1 और 2। NS कितना है, NS आपके पास 36। फिर PF का मीनिंग होता है NF अपॉन NS। NF मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, 1 2 3 4 और 5, ये 5 है, और बटे में कितना आ जाए 36। हमेशा जो NS रहता है पूरे क्वेश्चन में सेम बना रहता है। 36 कैंसिल कर देंगे और आपका जो आंसर होगा वो 2/5 होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप स्टार्टिंग से देखेंगे। पूरे वीडियो, फर्स्ट वीडियो को आप देखें तो उसमें काफ़ी मेहनत की गई मेरे द्वारा। स्टार्टिंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके फार्मूले बताए, डायरेक्ट क्वेश्चन बताए, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आती है वो भी मैंने आपको डिसाइड करते सिखाया कि ई किसको बोलते हैं और एफ किसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको कहा है एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, यानी कि परिवार में बच्चा होना, लड़का या लड़की होने की समानता
बताई गई है, यानी कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मीन्स आपके इसमें जो एज का डिसाइड होगा वो बॉयज़ भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है। आगे पढ़ लेते पहले। इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, देन व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहाँ आई मीन्स वो आपका व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स आपको ई का डिसाइड कर चुका है वो, यानी ई का जो वैल्यू है वो तो आपको बोल रखा है कि बोथ आर गर्ल। अब आपको इसमें 2 केस और दे रखे कि गिवन दैट जबकि दे रखा है मीन्स ये आपका एफ हो जाएगा और ये भी एफ हो जाएगा। मीन्स इसमें 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो हम एक परिवार में 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, एक बॉयज़ तो दूसरी गर्ल्स हो सकती है और दूसरी पहले वाली गर्ल थी तो दूसरा वाला बॉय हो सकता है। ओके, अब ई और एफ फर्स्ट केस की बात करें, ये ई और ये एफ। ई की बात करेंगे तो ई में मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें पहले ही लिख रखा है इसने कि कंडीशन है दैट फाइंड द व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करो जबकि बोथ आर गर्ल। आपको ये ज्ञात करना है मीन्स बोथ आर गर्ल, ठीक है। और फर्स्ट वाला केस लेते हैं तो इसमें लिखा है कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल। ये देखिए आप, सबसे पहले हम ई को डिसाइड करते हैं कि बोथ आर गर्ल, तो बोथ आर गर्ल की कंडीशन केवल एक बनती है जी। उसके बाद में एफ की बात करते हैं तो द यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट मतलब जो बाद में जिसका जन्म हुआ है वो यंगेस्ट कहलाएगी। तो यंगेस्ट गर्ल में ये दोनों बॉयज़ ये नहीं लेंगे, ये आ सकता है केस, ये यंगेस्ट हो गई गर्ल। उसके बाद बॉय गर्ल भी आपका यंगेस्ट में ही आएगा, ये गर्ल हो गई, ये दोनों केस हो गए। इन दोनों का अगर कॉमन देखें तो कॉमन हो गया एक केस जी। उसके बाद मैंने आपको कहा था इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन केवल आपका एक ही पार्ट आया जी। उसके बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी अगर बताना आपको ई बाई एफ, तो ई बाई एफ निकालने के लिए पहले इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स हैं, कितने हैं, केवल एक ही है, बट कुल कितने हैं इसमें केस, आपके एस में सैंपल इसमें से 4 है, 1/4। उसके बाद में एफ वाला केस देखते हैं तो इसमें आएगा 2/4, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 1/2। तो एक केस तो ये हो गया आपका 1/2 वाला। अब सेकेंड केस देखते हैं हम। सेकेंड में आपको ये बोला है कि ई तो सेम रहेगा बट एफ केस आपको बदलना होगा। एफ में लिखा है कि एट लीस्ट 1 इज गर्ल, एट लीस्ट 1 इज गर्ल। तो ई तो सेम हो गया आपका, ई में तो वही आ जाएगा आपका जी। एफ में आ जाएगा एट लीस्ट 1 इज गर्ल। इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें कम से कम एक गर्ल हो, तो ये है आपका जी, बीजी और जी। ये तीनों ही ऐसे केस है जिसमें कम से कम एक लड़की यानी ज़्यादा हो सकती है। इन दोनों का अगर कॉमन देखें तो कॉमन फिर से आपका जी यानी कि 1 आएगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आप ई बाई एफ इस केस में निकालेंगे तो इसका जो कॉमन है उसमें तो 1 ही है और टोटल 4 है, और एफ में आप देख रहे हैं कि इस बार 3 हैं और टोटल है 4 से 4 कैंसिल करने के बाद इस केस में जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।